जी रूबिका, पहली मीटिंग है प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच। पिछले 10 महीने में पिछली मुलाकात हुई थी कजान रशिया में ब्रिक्स समिट की साइडलाइंस पे, और तब जैसा कि प्रेस में और डिप्लोमैट्स कहते हैं एक थॉ हुआ था, बर्फ पिघलने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई थी। अब बात की जा रही है रीसेट की, कॉशियस रीसेट, क्योंकि चीन के साथ जो हमारी हिस्ट्री है वो इट्स फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स, तो पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। पर जिस तरह की पृष्ठभूमि है ग्लोबली, जिस तरह की सिचुएशन इस वक्त है, उसमें चीन के साथ भारत का काम करना आवश्यक है। और पिछली जो प्रधानमंत्री की विजिट थी चाइना में, वो थी वुहान में, और 7 साल पहले थी, और तब से अब तक काफी बदलाव आया है दोनों देशों में भी और जो लार्जर ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट है उसमें भी। अगर हम चीन की बात करें तो चीन की इकोनॉमी उस दर से नहीं बढ़ रही है जिस दर से उसकी लीडरशिप चाहेगी। इट इज अ स्लोइंग इकोनॉमी, इट इज स्टिल वेरी बिग, पर एक तरह का स्लो डाउन है। दूसरा पहलू इसका यह है कि शी जिनपिंग की जो अपनी ताकत है, अपनी पकड़ है, उस पे भी कुछ सवाल उठ रहे हैं, दबे स्वरों में पर उठ रहे हैं। तो फॉर अ लीडर, एन अथॉरिटेरियन लीडर, इट इज इम्पोर्टेंट टू टेक केयर ऑफ दैट। इसके अलावा ऑफ कोर्स डोनाल्ड ट्रंप हैं, और डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्रेड वॉर है, भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाया है, पर बाकी देश भी काफी त्रस्त हैं उससे, और चीन की बातचीत अभी चल रही है। ये सब देखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया और चाइना का और ग्लोबल साउथ देशों का इकट्ठा होना। और आज जो तस्वीरें तियानजिन चाइना से निकलेंगी, मुझे यकीन है कि वॉशिंगटन में बैठे हुए ट्रंप की टीम के जो बड़े लोग हैं वो उनको देख रहे होंगे कि कैसे रूस, चीन और भारत के नेता, और ये एक बड़ा ग्रुप है इस वक्त, 10 मेंबर स्टेट्स हैं, दो ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं मेरे ख्याल से, और 14 डायलॉग पार्टनर्स हैं, और बहुत सारी बायलैटरल मीटिंग्स हैं, बहुत सारी मल्टीलैटरल मीटिंग्स हैं। तो बहुत एक इम्पोर्टेंट संदेश जो है वो वेस्टर्न पावर्स को जा रहा है कि ग्लोबल साउथ इस वक्त ऑल्टरनेटिव्स की तलाश में है, और बड़े बड़े जो नाम हैं, बड़े देश हैं, वो एक छत के नीचे इकट्ठा हो गए हैं बात करने के लिए कि कैसे इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। ओके, बल्कि ये क्या हमारा टारगेट और एम है कि हम अचीव कर पाएंगे, इसका आपने जिक्र किया। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पर सारे हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं और जो दर्शक है वो ये जानना चाहते हैं कि ट्रेड की तो लगातार बात होगी ही, लेकिन हमने अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर किया है, पहलगाम का जो अटैक हुआ है, तो क्या टेरर पर भी बात होगी? और SCO तो वो जगह है जहाँ रैट्स, मतलब स्पेशली टेररिज्म के लिए एक अलग से व्यवस्था की गई है, जबकि ये नॉन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बावजूद क्या वो चीज़ जो भारत एक्सपेक्ट कर रहा है आज, भारत की जनता, कि टेररिज्म पर एक जॉइंट डिक्लेरेशन SCO में आएगा, इस पर कोई जानकारी? जी, टेररिज्म एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है और बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि भारत के अलावा SCO की दूसरा मेंबर स्टेट है पाकिस्तान। तो जब टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने वाला देश, जब टेरर एक्सपोर्ट करने वाला देश ही उस मंच पे मौजूद हो, तो आप किस तरह से अपनी बात रखेंगे? जून में इनफैक्ट डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी SCO की, और तब जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आया था उसमें उस तरह की लैंग्वेज, उतना स्ट्रांग मैसेज नहीं था एंटी टेररिज्म को लेके, इसलिए भारत ने वो ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन नहीं किया। अपार्ट फ्रॉम ट्रेड, टेररिज्म is going to be a very important point of conversation here। पर प्रधानमंत्री ने अपने ओपनिंग कमेंट्स में टेरर की बात नहीं की, अगर आपने सुना होगा। उन्होंने कहा कि हम म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट, डायरेक्ट फ्लाइट्स, बॉर्डर मैनेजमेंट, इस वक्त फोकस ये है कि भारत और चीन इकट्ठा काम करें। और फॉरेन पॉलिसी में मेरे ख्याल से रूबिका बहुत सारे प्रायोरिटीज होते हैं, पर समय के हिसाब से कुछ चीजें बैक बर्नर पे रखी जाती हैं, कुछ आगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि टेरर बैक बर्नर पे है, क्योंकि शहबाज शरीफ भी मौजूद हैं यहाँ पे, और भारत की पूरी कोशिश रहेगी कि टेररिज्म पे एक स्ट्रांग मैसेज जाए। पर मुझे लगता है कि इस वक्त भारत का जो लार्जर गोल है, आत्मनिर्भर भारत, उसके लिए जो 8% GDP ग्रोथ की हमें जरूरत है, उसके लिए हमें बहुत सारे पार्टनर्स की जरूरत पड़ेगी ट्रेड के लिए, और उस दिशा में भारत की लीडरशिप इस वक्त काम कर रही है। बल्कि बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।